जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से भारत और मलेशिया के बीच के जो संबंध हैं और मजबूत होते हुए नजर आएंगे, और अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जो समझौता होते हैं किस तरीके से जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो बातचीत है वो होगी। और साथ ही हमने आपको जो आज की तस्वीरें थी वो भी दिखाई थी जब प्रधानमंत्री का वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ आधिकारिक तौर पर, और ये अपने आप में बताता हुआ कि किस तरीके से भारत की जो बढ़ती भूमिका है वो लगातार हमें नजर आती है, और साथ ही एक हमारा लक्ष्य भी विकसित भारत का जिसकी तरफ भारत लगातार बढ़ रहा है। और रणनीतिक संबंध जो हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं भारत और मलेशिया के बीच में, और दोनों देशों के बीच की जो भागीदारी है उसको स्ट्रेटजिक लेवल पर जो ले आया गया है। उसके बाद ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया में, और इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत और मलेशिया अब एक साथ मिलकर के वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा वार्ता गंभीर हो जाती है। रक्षा के क्षेत्र में ही किस तरह से हम और ज़्यादा कोऑपरेशन कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। सिंघल साहब, अगर आप इस पर थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहें, डिफेंस इन पर्टिकुलर हम किस तरह से को प्रोडक्शन जिस तरह से लगातार बात कर रहा है, को डेवलपमेंट की बात कर रहा है भारत, उसमें कैसे भारत मलेशिया के साथ समझौता मतलब सहयोग कर सकता है, खासतौर पर डिफेंस एग्रीमेंट्स को लेकर के? क्योंकि जो ये जो डिफेंस का जो सेक्टर है उसके विषय में प्रधानमंत्री जी ने भी बात की अपनी जो कम्युनिटी उसमें एड्रेस में, और जब MEA ने भी, विदेश मंत्रालय ने जब स्टेटमेंट जारी किया उसमें भी वहाँ डिफेंस की बात की उन्होंने। और जो संभावनाएं बताई जा रही हैं वो है कि क्योंकि जैसा कि बताया गया कि मलेशिया की जो है तट जो है बहुत बड़ा है, समुद्री तट, और उनको वहाँ कोस्ट गार्ड को आवश्यकता है सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की। तो डोर्नियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, शायद 7 या 8 डोर्नियर भारत उनको सप्लाई करेगा। भारत पहले से ही क्योंकि उनके जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है मलेशिया के, वो रशियन ओरिजिन के हैं, तो जिसमें Su-30 भी आता है, तो उसकी ऑलरेडी हम भारत उनकी जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है वो करते हैं, और वो मेरे ख्याल से उसके सहयोग फिर और बढ़ने वाला है। दूसरी इनकी जो पनडुब्बी है, स्कॉर्पियो पनडुब्बी है उनके पास में, उसकी भी मेंटेनेंस भारत के साथ वो भारत में वो मलेशिया करवाना चाहता है। और मेरे ख्याल से कुछ और प्लेटफॉर्म के बारे में भी बात हो रही है कि मझगांव डाकरा से ये लोग एग्रीमेंट करेंगे, मलेशिया एग्रीमेंट करेगा, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ी पावर के रूप में, जो डिफेंस इक्विपमेंट पावर के रूप में वो बढ़ता नजर आ रहा है, और हमारे इक्विपमेंट कंपैरेटिवली सस्ते भी होते हैं। तो जो भी भारत से खरीदारी करते हैं उनको मालूम होता है कि उसमें भारत जो है कि कीमतें बहुत अंतर है, क्योंकि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम है उसका। तो ये तो सप्लाई की बात होगी। दूसरा, को प्रोडक्शन के बारे में भी इनसे मेरे ख्याल से बातचीत चल रही है, और क्योंकि भारत जो अपने बहुत स्ट्रेस दिया है, हमने अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर है हमारा डिफेंस इक्विपमेंट का, उसको हमारे यहाँ से तो लोग देश जो है उसकी देखते हैं कि उसकी जो रिलायबिलिटी बहुत हाई है जी। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी लोगों देशों ने देखा कि किस तरह से हमारी जो भारत में बने हुए हथियार थे उन्होंने किस तरह से नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, और बड़े पिन पॉइंटेड अटैक हुए। तो उसकी इसलिए मलेशिया जो देश हैं, दूसरे देश हैं, वो भारत से इक्विपमेंट खरीदना चाह रहे हैं कि सस्ते हैं, रिलायबल हैं, एंड हमारा जो भारत उसको जो होता है प्रेशर टैक्टिक की तरह यूज नहीं करता, जैसे कुछ देश यूज करते हैं कि इक्विपमेंट सप्लाई कर दिया उनको, डिफेंस इक्विपमेंट, और उसके बाद में उनको सर्विस देने के लिए उनको आनाकानी करते हैं या उनकी कीमतें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भारत इस तरह की पॉलिसी कोई अडॉप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम सबके साथ में सहयोग का विश्वास पॉलिसी है हमारी, और तो इसलिए इसमें डिफेंस की तरफ मेरे ख्याल से, और दूसरी बात एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग के विषय में भी मेरे ख्याल से बातचीत होगी। अब अनाउंसमेंट कितने होंगे मेरे को नहीं मालूम ये बात तो। एंड हाइड्रोग्राफी, मैंने पहले बोला कि हाइड्रोग्राफी की भी क्योंकि मलेशिया को आवश्यकता है, और भारत में कैपेसिटी है इक्विपमेंट सप्लाई करने की, एक एयरक्राफ्ट हो या समुद्री जहाज हो, तो उसके विषय में मेरे ख्याल से बातचीत होगी। तो इंडिया, भारत और मलेशिया का जो डिफेंस का जो क्षेत्र में सहयोग होने वाला है, और ये
मेरे काफी अनाउंसमेंट होंगे और काफी डिस्कशन भी होंगे, क्योंकि इनको मैच्योर होने में टाइम लगता है। इन सब जो भी इक्विपमेंट की सप्लाई होती है, टाइम लगता है, टेक्निकल और इकोनॉमिक नेगोशिएशंस होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो 5-6 एरिया मैंने आपको अभी कहे, उसके बारे में बातचीत होगी और कुछ ना कुछ जॉइंट स्टेटमेंट में इसके विषय में जानकारी भी दी जाएगी। और को प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी मेरे ख्याल से बातचीत होगी। सेमीकंडक्टर में तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, वो सभी एरिया में यूज होते हैं, जो डिफेंस हो या सिविलियन एरिया हो। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आयाम हमारे को देखने को मिलेगा, नया डिफेंस कॉर्पोरेशन का। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ शैलेंद्र, अगर बात की जाए टूरिज्म सेक्टर को लेकर, उस पर भी एक फोकस दोनों ही देशों का नजर आया है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान हमें उसका अर्थव्यवस्था में भी नजर आता है। इस बार के बजट में भी हमने देखा था किस तरीके से इसका जिक्र किया गया है। और मलेशिया की भी अगर बात की जाए, क्योंकि वहाँ से जो लोग भारत भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं या भारत से वहाँ पर जा रहे हैं, दोनों देशों को काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो क्या इस बाबत कुछ नए कदम जो हैं या एक नई दिशा जो है पर्यटन क्षेत्र को मिलती हुई नजर आएगी? मुकुल, देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले डिफेंस में कुछ बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी जी। अब देखिए, जो दुनिया में उथल पुथल देखने को मिली है और कोरोना के समय जो कुछ हुआ, उसके बाद हर देश चाहता है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी वो किसी भी सेक्टर के लिए किसी एक देश पर निर्भर ना हो। और डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई में कुछ देशों की एक तरह से कहें मोनोपोली है, या फिर चुनिंदा देश ही ये सप्लाई करते हैं। तो भारत की तरफ दुनिया क्यों देख रही है और मलेशिया क्यों भारत की तरफ देखे, इसके बहुत ठोस कारण है। पहली बात तो है कि भारत ने किसी भी देश की आंतरिक परिस्थिति का फायदा नहीं उठाया है या ग्लोबल परिस्थिति का फायदा उठाते हुए व्यापार नहीं किया है। तो भारत सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है, हो सकता है किसी देश का, और मलेशिया को तो शताब्दियों से रहा है। और एक दशक में आप देखें, 4-5 वर्षों में तो बहुत गर्माहट आई है रिश्ते में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि हम बीते 5-6 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़े हैं, अत्याधुनिक साजो सामानों को बना रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार खुला भी है, क्योंकि तमाम सारे देश चाहते हैं कि वो भारत से इन सैन्य साजो सामानों की आपूर्ति ले, वहां भारत से इसका एक तरह से निर्यात हो। तो ये सेक्टर में आप देखें, मलेशिया को बहुत फायदा भी हो सकता है और मलेशिया भारत की तरफ देख भी रहा है और भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। जहां तक आपने टूरिज्म की बात की, देखिए, टूरिज्म कब बढ़ता है? जब कनेक्टिविटी बेहतर हो, वीजा नियम आसान हो और देखने वाली सुंदर जगह हो और आपस में सांस्कृतिक एक तरह से देखें, एक जुड़ाव नजर आना चाहिए। तो भारत और मलेशिया के बीच वो सब कुछ है। शताब्दियों पुराना कनेक्ट है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, वीजा नियम आसान हो गए हैं, कुछ और आसान होने हैं भविष्य में। और आप देखिए, हम गए थे यहाँ महिला एंटरप्रेन्योर पर, वो भारत से साड़ी मंगाती है सीमित तौर पर। उसे यहाँ कौन खरीदता है? उसे सिर्फ यहाँ तमिल मूल के लोग नहीं, सिर्फ यहाँ उत्तर भारतीय नहीं। और उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ जो उत्तर से आके बसे हैं वो दक्षिण भारतीय साड़ी मंगाते हैं, जो दक्षिण से आके बसे हैं वो उत्तर भारतीय साड़ी मंगाते हैं। और साड़ी हो या भारतीय परिधान हो, सूट हो, उसकी डिमांड सिर्फ भारतीय लोगों में नहीं है, यहाँ मलय लोगों में है, चाइनीज जो लोग यहाँ पे बसे हैं, जो मलेशिया में जो मलेशिया के नागरिक हो गए, वो भी भारतीय परिधान को खरीदते हैं। तो आप किस तरह से कनेक्टिविटी, किस तरह से कनेक्ट देखते हैं। और यहाँ जब लिटिल इंडिया जाए, वहां तो ऐसा लगता है कि हम भारत के दक्षिण के किसी शहर में आ गए हैं, मदुरई में, चेन्नई में। उसी तरह का माहौल है। भारतीय खान पान को पसंद करने वाले मलय लोग अपने मलेशियन दोस्तों के साथ बैठे रेस्टोरेंट में नजर आएंगे। आपको कौन सा व्यंजन वहां पसंद आया शैलेंद्र? जी देखिए, हमें तो जैसे कि यहाँ भारतीय व्यंजन बहुतायत मिलता है, तो इडली डोसा जो हमारा सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद किया जाता है, हमें तो वही बहुत पसंद है। और हमने उसका यहाँ पर बहुत चाव से उसे खाया भी ब्रेकफास्ट में। तो ये जब मैं दुकान पे गया, हमने पूछा जो कपड़े का बिजनेस करते हैं, कपड़े की दुकान है, उनका कहना है कि जो भारतीय परिधान है वो उसकी मांग अब सिर्फ भारतीय मूल के लोगों में नहीं है, वो जो 4वीं-5वीं पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं सिर्फ उनमें नहीं है, बल्कि जो अलग अलग देशों से, बहुत संस्कृति है यहाँ मलेशिया में, लोग यहाँ बसे हैं, वो बड़े चाव से उन कपड़ों को खरीद रहे हैं और उसमें अलग अलग डिजाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कितनी गहरी हो चुकी है मलेशिया और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, और जो मलेशिया में जो दूसरे देशों के लोग बसे हैं। तो जो आप टूरिज्म की बात करते हैं, मलेशिया के लोग भारत जाना चाहते हैं,
और उसमें जो वीजा नियमों में आसानी हुई, उससे हमने देखा है कि 2 वर्षों में आप देखें संख्या बढ़ी है, भारत से तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल, और ज्यादा ये बढ़ती हुई नजर आएगी। और साथ ही टेक्सटाइल के लिए जैसा आप बता रहे थे, इस बार बजट में भी हमने देखा फाइबर स्कीम जो है उसकी जिस तरीके से घोषणा की गई है, वो भी सेक्टर मजबूत होगा। लेकिन प्रोफेसर राहुल, अगर देखा जाए, क्या हमारे यहाँ जो फोकस रहा है वो हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं कि कैसे विकास हो? क्योंकि अपने देश में तो हम लगातार बात करते हैं कि विरासत भी और विकास भी, लेकिन जब हम वैश्विक मंच पर हैं तो क्या सेक्टर वाइज, हम कैटेगरी वाइज हमारे जो फोकस है वो हमें नजर आते हैं? जी मुकुल जी, आपने बहुत सही बात कही कि भारत की जो अप्रोच है मलेशिया के साथ, जो संबंधों को अगर हम अभी परिदृश्य में रखें, तो बहुत ही सेक्टर बेस्ड अप्रोच है, जहां पे हम वाकई में योगदान दे सकते हैं। ये लॉफ्टी आइडियाज नहीं, जैसे कि रक्षा क्षेत्र जो है जी, वहां पे भारत ने ये नहीं कहा कि हम मलेशिया को ब्रह्मोस बेचेंगे, क्योंकि मलेशिया ब्रह्मोस नहीं खरीदेगा। भारत का क्या टारगेट है? LCS, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जी। तो चाहे वो जगुआर हो या हॉक्स हो या डॉनियर 38 हो या तेजस हो, उस पे फोकस है। दूसरा लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, जिसमें हमारे तमाम वो आते हैं, चीता, जैसे चीता हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी जरूरत है मलेशिया को। तो भारत का जो रक्षा क्षेत्र में मलेशिया के साथ एक्सपेक्टेशन है वो है कि बहुत महंगे और बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स या टेक्नोलॉजी नहीं, वो चीजें जिनकी मलेशिया को जरूरत है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ये नहीं चाहता है कि सारा का सारा सर्विसेज सेक्टर भारत से मलेशिया चला जाए। वहाँ कोशिश ये है कि को प्रोडक्शन हो, दोनों देश मिल करके मलेशिया के रिसोर्सेज, उनकी इंडस्ट्री जो पेनांग और तमाम जगहों पे है, वो भारत के इंजीनियर्स और स्किल्स के साथ सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन के साथ मिलके दोनों देश सेमीकंडक्टर में आगे बढ़े जी। कल्चर के सेक्टर में जो कोशिश है वो ये सिर्फ नहीं है कि कल्चरल कनेक्ट हो, क्योंकि कल्चरल कनेक्ट तो बहुत सारा है, कैसे उससे हम उन कल्चरल कनेक्ट को इस तरह से उनको यूज कर सके कि जो है दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत हो। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि दो देशों के बीच में संबंधों का सही मानक यही है, सही मापक यही है कि उनसे आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। बिल्कुल। तो ये कल्चरल कनेक्ट में अब हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम दोनों देशों में बड़ी समानताएं हैं और डायस्पोरा की प्रेजेंस है, कैसे डायस्पोरा दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में और दोनों देशों के जो विकास का जो उनका एजेंडा है उसमें कैसे योगदान दे सकता है, तो इस पर बात होगी। ट्रेड का जहां तक सवाल है, मलेशिया एक ऐसा देश है आसियान में जिसकी भारत से थोड़ी सी असहज स्थिति है, क्योंकि मलेशिया इंडिया का जो सीका एग्रीमेंट था 2011 में जिसको साइन किया गया था जी, वो अभी इफेक्टिव नहीं है, उसका भी रीइवैल्यूएशन हो रहा है और आसियान इंडिया FTA का भी रीइवैल्यूएशन हो रहा है। तो दोनों में मलेशिया की चिंताएं हैं, भारत की भी चिंताएं हैं। मलेशिया ऐसा देश है जिसने बहुत ज्यादा आसियान में बहुत फायदा नहीं उठाया, तो रीइवैल्यूएशन दोनों को करने की जरूरत है उस क्षेत्र में भी। जी बिल्कुल, और हम देखेंगे वही। फिलहाल राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही सुशील जी, शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत मलेशिया मैत्री का नया अध्याय। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिनों की यात्रा पर हैं। कल अनौपचारिक बहुत सारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त हो रही है। अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके आउटकम जैसे ही आएंगे हम आपको बताएंगे। तो भारत और मलेशिया के संबंध ऐतिहासिक होते हुए भी सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर जो बहुत ही मजबूत और बहुआयामी रहे हैं। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सिंघल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, लेकिन एक चीज हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि मलेशिया सेमीकंडक्टर के मामले में इतना आगे बढ़ गया। जापान, सिंगापुर या दक्षिण कोरिया, ताइवान की हम बात करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स रहे जिसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर को इतनी मजबूती वहां पे मिली? और कैसे हम जब मल्टी लेयर्ड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, तो इसका मतलब यह है कि शायद हम फैब्रिकेशन को लेकर के, चिप मेकिंग को लेकर के भी आज कुछ बड़े समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अजय, अगर आप 3-4 दशक पहले जाएं तो जो भी देश सेमीकंडक्टर में आगे बढ़े हैं, चाहे वो ताइवान हो, सिंगापुर हो या मलेशिया हो, उनका मॉडल तकरीबन एक जैसा रहा है। उन्होंने एक विशेष जोन बनाया है, एक तरह से कहें कि सेमीकंडक्टर जोन बनाए, तमाम ग्लोबल कंपनियों को एक तरह से आकर्षित किया कि वो अपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन की फैक्ट्रियां वहां पर लगाएं और सारी सुविधाएं चिप डिजाइनिंग से लेकर चिप निर्माण तक सब कुछ एक जोन में दिए, कुछ सुविधाएं दी, कुछ टैक्स छूट दिए और तमाम रियायतें दी। तो हमने देखा कि ताइवान हो, सिंगापुर हो या फिर मलेशिया हो, वो आज से 3-4 दशक पहले इन देशों में सेमीकंडक्टर को लेकर प्रगति देखने में मिली। और दुनिया में जो आप चिप की आपूर्ति देखते हैं, आपको याद होगा कि कोरोना के समय ये कहा गया था कि कुछ कमी सी हो गई है, क्योंकि अगर आप अमेरिका या फिर ताइवान या फिर सिंगापुर या मलेशिया इन जैसे कुछ चुनिंदा देशों को छोड़ दें तो चिप बनाने का काम कुछ ज्यादा देशों के पास ये ना टेक्नोलॉजी थी, ना उतना आपूर्ति यहाँ से हो सकती थी, उतना उत्पादन हो सकता था। तो भारत ने इस अवसर को कोरोना के बाद समझा है और इसीलिए हम देखें तो गुजरात में आप देखें कि चिप प्रोडक्शन अब आप जानते हैं कि बड़ी मात्रा में होने वाला है। ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में आता है, गौतम बुद्ध नगर में, वहां पर चिप डिजाइनिंग और चिप बनाने की फैक्ट्री लग रही है और भी अब बात चल रही है। तो भारत क्या चाहता है कि हमारी जो ग्लोबल कंपनियां इस क्षेत्र में हैं वो भारत में आकर प्लांट लगाएं, एक साझेदारी हो और भारत इसमें आगे बढ़े। तो मलेशिया इसलिए आगे बढ़ गया 3-4 दशक पहले क्योंकि उसने इस दिशा में एक पहल की, एक स्पेशल जोन बनाया, ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित किया और जो भी सुविधा चाहिए कर रियायत के तौर पर या स्पेशल जोन के तौर पर, एक जैसे हमारे SEZ जो निवेश के लिए बनाए गए कुछ उस तर्ज पर, वो बहुत पहले, आज से 3 दशक पहले इसकी शुरुआत हुई और उसके नतीजे अब दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर में साझेदारी की बात करते हैं और इसमें मलेशिया का भी बहुत फायदा है। सिर्फ भारत मलेशिया में काम करने वाली ग्लोबल कंपनियों के साथ, चिप कंपनियों के साथ साझेदारी करे इतना भर नहीं है। देखिए तमाम वो देश जहां पर चिप बनते हैं वो अपने एक्सटेंशन के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देख रहे हैं, तो वहां पर्याप्त जमीन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बेहतर इकोसिस्टम चाहिए। तो आज भारत के पास वो सब कुछ है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है, बड़े बड़े आधुनिक अत्याधुनिक शहर हैं,
वो इकोसिस्टम है। इसीलिए गुजरात हो या फिर दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की, चिप डिजाइनिंग की बड़ी बड़ी संभावनाएं देखी गई है और ग्लोबल कंपनियां और हम देख रहे हैं कि साझा उपक्रम के साथ उसमें रुचि ली जा रही। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर आप 3-4 दशक पहले देखें कि उस वक्त की लीडरशिप ने मलेशिया में सोचा या फिर बाकी देशों में भी उसी मॉडल पर काम हुआ और वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइनिंग में आगे निकल। जी बिल्कुल, और खासतौर से सुशील जी अगर देखा जाए ऐसे में जो नीतियां हैं वो काफ़ी प्रभावी रहती हैं, जिसका जिक्र अभी शैलेंद्र भी कर रहे थे कि उस तरह की जो नीतियां शायद उस वक्त रहीं और एक फोकस रहा यहाँ पर मलेशिया का, जिस वजह से आज वो इस स्थिति में नज़र आता है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि पहले जो हमारी नीतियां थी उतनी कारगर नज़र नहीं आती थी, या दूसरे देशों के साथ जब हम संबंधों की बात करते हैं वो उतने बेहतर नहीं थे? और आज के समय में जब स्थिति बदल गई है, नए भारत की आज हर एक जो देश है वो बात करता है, क्या अब ये जो भारत है उसी वजह से हम कह सकते हैं कि बदला हुआ नज़र आता है? क्योंकि हम रिफॉर्म की बात करते हैं, उसके साथ साथ परफॉर्म को हम देखते हैं और ट्रांसफॉर्म, प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत में पहले जो एक तो नीतियां थी तो वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट नहीं करती थी, उस पर फोकस नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जब से सरकार नहीं आई है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत डेवलप किया है और अभी बजट में भी देखें तो सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो जैसे मलेशिया, साउथ कोरिया या सिंगापुर, ये जो देश हैं, इन्होंने जो मॉडल अपना अपनाया था, क्योंकि छोटे देश हैं, छोटी इकोनॉमी थी, तो उन्होंने मॉडल अपना अपनाया एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो उससे क्या हुआ कि जो ग्लोबल कंपनीज, क्योंकि लेबर वगैरह सस्ती थी और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा प्रोवाइड किया, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी बता रहे हैं, तो वो ग्लोबल कंपनी ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस वहां उन्होंने बनाना शुरू किया। उधर एक चाइना भी, क्योंकि बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में उभर के आ रहा था, तो वहां पे एक इकोसिस्टम वो बन गया, जो कि भारत, क्योंकि उस पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारी पॉलिसीज थी, हमने फोकस नहीं किया, हम जो है सर्विस सेक्टर पे ज्यादा हमारे यहाँ फोकस रहा, तो उसकी वजह से भारत सेमीकंडक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछड़ गया। लेकिन पिछले 12 साल से, जब से नई प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, तब से भारत ने क्योंकि भारत ने रियलाइज किया कि अगर हमें ग्रो करना है तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने वहां पूरा इंडिया में इकोसिस्टम पॉलिसी सारी चेंज हुई, बदलाव लाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया गया, और उसी का पार्ट है कि सेमीकंडक्टर, जो हमारे यहाँ फोकस नहीं था मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा, तो उस पर हमने उस पर फोकस किया कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर्स, उस पर काम नहीं उसमें सफल नहीं हो पा रही है। कोविड के टाइम में पर्टिकुलरली ये रियलाइज बहुत ज्यादा किया गया। उसके बाद भारत ने बार अब ये पुरजोर कोशिश की है कि सेमीकंडक्टर्स या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि भारत 2047 में जो हमारा उद्देश्य है कि भारत एक विकसित भारत के रूप बन जाए, वो उसमें कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा जरूरी है। इसी के लिए ये पॉलिसी उस तरह से डिजाइन की गई है, और जब प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बढ़ावा दिया जा सकता है, जॉइंट डेवलपमेंट का, जॉइंट प्रोडक्शन का, या भारत में इन्वेस्टमेंट लाने का, इसलिए वो बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस करते हैं हमेशा, और उसका मैं जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपको बता भी दें कि भारत और मलेशिया के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई। वार्ता में द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। Namaste and a very good morning to my respected friend, Prime Minister, brother Narendra Modi of India, and members of the SEAL delegation. May I, on behalf of my colleagues and government and the people of Malaysia, extend my profound gratitude, thanks and appreciation, and we can witness from the spontaneous, wonderful reception. It is quite unique and rare. We don't do that as a tradition in this country, but there's exceptions to the rule. So welcome Prime Minister Modi. We have established
excellent relations. And I'm proud to say thank you again, because in the last 2 years it has surpassed the normal traditional relationship, thanks to you and the team. And we have discussed privately too some of the issues of concern, which I think need to be elaborated by our team. But the principle is important, that we consider India as a very friendly nation of ours, close to Malaysia, culturally, and of course now geopolitics, and we will expect more collaboration in all fields. And this visit is very significant to me personally too. I've been waiting for some time, that we postponed for good reason, but at least we have seen such a wonderful reception and affection from the people of Malaysia. मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेट का स्वागत किया गया। और मैंने देखा है कि परंपराओं से हट करके एक प्रकार से मलेशिया के जीवन को आपने इन कुछ ही घंटों में बहुत बखूबी प्रस्तुत किया और इतने बढ़िया तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, वो हमेशा हमें से याद रहने वाली है। और इसके लिए मैं हृदय से विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मित्रता क्या होती है, मित्रता की ऊंचाई और गहराई क्या होती है, ये मैं पूरी तरह अनुभव कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे तीसरी बार मलेशिया आने का मौका मिला है। और हमारी मित्रता ऐसी है कि आपके कार्यकाल में मुझे चौथी बार आपको मिलने का मौका मिल रहा है। ये भी अपने आप में हमारी गति और सक्रियता दिखाता है। बीते वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों ने जो गति और गहराई प्राप्त की है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। इसमें आपके अमूल्य योगदान के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। आज एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा रहा है। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हम अहम साझेदार हैं। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। एक्सेलेंसी, आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए आपको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें विश्वास है कि मलेशिया के सहयोग से आसियान के साथ हमारे संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक विस्तार होगा। एक्सेलेंसी, हमारे संबंधों की असली ताकत पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लगभग 30 लाख मलेशियाई नागरिक हमारे देशों के बीच लिविंग ब्रिज है। कल आपके साथ मुझे डायस्पोरा से मिलने का भी अवसर मिला है। ये बहुत विशेष अनुभव था और मैंने देखा कि डायस्पोरा के लोगों का आपके प्रति जो व्यक्तिगत सम्मान है, आपके प्रति जो प्रेम है, वो कल दिख रहा था, मैं फील कर रहा था, बड़ा गर्व हो रहा था मुझे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की
समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। एक बार फिर मेरा और मेरे डेलीगेशन का इतना जानदार शानदार स्वागत करने के लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है और ओपनिंग स्टेटमेंट अभी आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मित्रता क्या होती है और उसकी गहराई और ऊंचाई वो बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। तीसरी बार उन्हें आने का मौका मिला है और पर्सनली जो प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के, उनके साथ चौथी बार मिल रहे हैं वो। द्विपक्षीय संबंधों में गति और गहराई में अमूल्य योगदान के लिए उन्होंने आभार जताया। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर सेक्टर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कैपेसिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संबंध भारत और मलेशिया के मजबूत हो रहे हैं, आसियान के साथ और भी संबंध मजबूत करने और विस्तार करने पर दोनों को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ पीपल टू पीपल टाई को भी मजबूत करने पर भी उन्होंने जोर दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो सहयोग मिला है मलेशिया का, उसके लिए धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, मैरीटाइम नेबर है, सामुद्रिक क्षमता का उपयोग करना जरूरी है, नए स्तर पर संबंधों को लेकर के जाना है। और अब ये वार्ता शुरू हो चुकी है। औपचारिक तौर पर कौन से नए क्षेत्र होंगे, कौन से नए समझौते होंगे, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और वैश्विक अस्थिरता के बीच किस तरीके से दोनों देशों की जो समृद्धि है वो उसका जुड़ाव हमें नज़र आता है। और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ जो बातें कही हैं उनको लेकर भी अगर देखा जाए, हमारे खास मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा हमारी जारी है। खासतौर से सुशील जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं उनकी अगर बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो मित्रता की जब हम बात कर रहे हैं कैसे वो यहाँ हमें देखने को मिली है परंपराओं से हटकर, और तमाम वो क्षेत्र जिसमें खासतौर से जब हम देखते हैं कृषि हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर हो, तमाम वो क्षेत्र जिसमें सहयोग जो है उसका विस्तार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए, दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो ओपनिंग स्टेटमेंट अभी दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि ये बातचीत जो चल रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री अनवर ने उन्होंने बोला कि कोलैबोरेशन इन ऑल फील्ड, कि वो सब जो है क्षेत्रों में भारत के साथ में सहयोग करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने जितने जो भी पिलर्स हैं और उसमें उन्होंने सारी चीजों को टच किया। उन्होंने बताया कि हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक बहुत मजबूत स्तंभ है भारत और मलेशिया के रिलेशन के, और भारत और मलेशिया जो संबंध है वो कह रहे हैं एशिया आसियान के साथ जो हमारी डीपनिंग रिलेशनशिप है उसमें मलेशिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फिर उन्होंने बात की मैन्युफैक्चरिंग की, एग्रीकल्चर की, क्लीन एनर्जी की, सेमीकंडक्टर की, कैपेसिटी बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि भारत हमेशा, जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं, कि भारत हमेशा विश्वास रखता है कि दूसरे जो देश हैं सबको सहयोग करके उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए। आईटेक का एक एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है। तो यहां भी उन्होंने उसी की बात की। और काउंटर टेररिज्म, वो जब हम जानते हैं कि मलेशिया ने बहुत हमारे साथ सहयोग किया है काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में, और हमारे काफी जो फ्यूगिटिव थे उनको उन्होंने हमारे भारत को वापस भेजा है, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है जिसके बारे में हम काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, उसमें मैरीटाइम जो सिक्योरिटी डोमेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें भारत और मलेशिया मेरे ख्याल से जो बातचीत उसके क्षेत्र में होगी, तो ये जो नए आयाम की बात हो रही है, मेरे ख्याल से जो अब जब बाद में जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि भारत और मलेशिया की जो रिलेशनशिप है एक नए स्तर पे पहुंचने वाली है। और उसके बहुत सारे कंपोनेंट ऑलरेडी उसमें मेरे ख्याल से ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दिए गए हैं। तो मेरा अपना विश्वास है कि ये विजिट जो है
प्रधानमंत्री जी की जो विजिट है, तीसरी विजिट है, उनका चौथी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर अब्राहम से इसकी। ये एक बहुत अब जब हम बाद में इतिहास देखेंगे भारत और मलेशिया के संबंधों का, तो एक बहुत बड़ा ये आयाम यहाँ पर नजर आएगा। आज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका, दूरदर्शन समाचार पर वक्त देने के लिए धन्यवाद। और आपसे भी वही सवाल कि जिस तरह से ये जो वार्ता है वो किस दिशा में आगे जाते हुए आप देख रहे हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट हो चुका है खासतौर पर, और मलेशिया और भारत एक बार फिर से रणनीतिक साझेदार के तौर पर पहली बार एक गंभीर वार्ता की टेबल पर इस वक्त आमने सामने है। देखिए, हम ये जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस रहा है कि जब भी किसी कंट्री पर जाते हैं, स्पेशली हमने जब साउथ ईस्ट एशिया में देखा, तो जो डायस्पोरा कनेक्ट है वो उसको बहुत फोकस किया उन्होंने। और कल ही अपने जो कम्युनिटी जो एड्रेस उन्होंने किया इंडियन डायस्पोरा को, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट हैज इमर्ज एज ए ट्रस्ट। ये क्या है? इंडिया की करेंसी है, ये ग्लोबल करेंसी के रूप में इंडिया की जो छवि है ग्लोबल लेवल पर। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी उन्होंने जोर दिया कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट हमारे जो ट्रेड डील हो रही दुनिया में और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, उसका एक ही कारण है कि इंडिया ने वो ट्रस्ट बिल्डिंग की है। और दूसरा उन्होंने जो अंडरस्कोर किया है कि भारत का जो डायस्पोरा है, ये जो है, ये इसका कंट्री का जो रिफ्लेक्शन है कि एटलीस्ट 3 मिलियन पीपल वो इंडियन डायस्पोरा वहां पर है। तो ये जो कनेक्ट है, उन्होंने तमिल को भी बोला कि किस प्रकार से तमिल जो है लैंग्वेज या जो कल्चर है वो कितना इंटरनल है और ग्लोबल है। तो मुझे लगता है कि जो कल्चरल टाइज करने की कोशिश की गई है, और इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंडरस्कोर किया मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हम ये जानते हैं कि जो पोजिशनिंग है, जो ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग है मलेशिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि स्टेट ऑफ मलक्का है, पूरे ग्लोबल ट्रेड 60% वहां से होता है, और बहुत ही मैरीटाइम चौक को ऐसा है, बहुत ही वल्नरेबल है आज की ट्रेड डिस्ट्रप्शन के दौर पर। वहां पर मलेशिया की पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेबिलिटी के लिए भारत के सप्लाई चेन को लेकर। तो मुझे लगता है कि ट्रेड को लेकर के और कल्चरल जो लिंकेजेस है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, उसको लेकर के, और सबसे बड़ी बात है जो कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, क्योंकि भारत का हमेशा प्रयास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को बोलते हैं कि अब हम जो है इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में हमें अपने जो नेबरहुड है, स्पेशली एशिया में, उनका साथ होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने जिक्र भी किया इसका कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, और ये जो मेक इन इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एक यात्रा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि एक जर्नी है, और इस जर्नी में हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि मलेशिया जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका जो पर्सनल जो टच, उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी उनके साथ बहुत अच्छे वार्म अप रिलेशन थे। जिस प्रकार से एक कार डिप्लोमेसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है कि एयरपोर्ट से लेकर के वहां तक आना, ये अपने आप में अद्भुत है। ये जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में ये अद्भुत चेहरा, ये नजारा देखने को मिलता है कि जब आप पर्सनल टाइज होते हैं। उन्होंने अपने अभी स्टेटमेंट में आपको दिखाई रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो भारत के इंडियन डायस्पोरा है वो एक अलग उम्मीद देखते हैं जो मलेशिया प्राइम मिनिस्टर से। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक जो अलाइनमेंट वो तब आगे बढ़ते हैं जब आपका कल्चरल टाइज बहुत स्ट्रांग होता है, और मलेशिया इस मैट्रिक्स में बहुत ऊपर है। जी बिल्कुल, काफ़ी ऊपर नज़र आता है। और साथ ही शैलेंद्र, अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी संदीप जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मित्रता क्या होती है मैं उसका अनुभव कर रहा हूं, तो रणनीतिक संबंध जो है, कूटनीतिक संबंध जो है, उनसे इतर अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण के, और उसी वजह से शायद जो विश्वास है, भरोसा है, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए, शुरुआती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं अभी, उसमें आप देखें, उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारत और मलेशिया के रिश्ते किस ओर आगे बढ़ेंगे और कहां पर सहयोग और आगे उसमें मजबूत होने की संभावना है। संदीप जी बात कर रहे थे इस मुद्दे पर कि कैसे जो एशिया के देश हैं उनसे हमारे रिश्ते बेहतर हो, और जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं तो भारत के लिए जरूरी है कि अगर वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, जिस दिशा में अब भारत के पास सब कुछ है, हमारे पास 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, हमारे पास अत्याधुनिक शहर हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी पॉलिसी नीतियां हैं, फिर अब आगे का रास्ता यह है कि सप्लाई चेन बेहतर हो, तमाम देशों के साथ हमारे जो साझेदारी है वो अगर पहले से है तो वो और मजबूत हो, और नए नए क्षेत्रों में सहयोग का क्षेत्र खुले। तो ये आप देखिए कि भारत और मलेशिया के जो रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं, थोड़ी उसमें एक
कहे कि नरमी देखने को मिली थी आज से एक दशक पहले, लेकिन अब फिर 2 वर्षों से उसमें गर्माहट देखने को मिली है। तो अब नए नए सेक्टर्स में हम सहयोग को आगे कैसे ले जा सकते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर की बात बहुत देर पहले से कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हमें लगता है कि और उस पर आगे बातचीत होगी, और मैरीटाइम यानी जो समुद्री एक तरह से सहयोग है उस पर भारत और मलेशिया आगे क्या कुछ कर सकते हैं, इसको लेकर बातचीत होगी। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे अहम बात कैपेसिटी बिल्डिंग, और जब हम ये जानते हैं कि स्किल्ड मैन पावर के तौर पर देखें तो भारत सबसे बड़ा स्रोत है, तो मलेशिया को उसकी जरूरत भी है। बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हाल ही में 2-3-4 वर्षों में आए हैं, और जो दशकों या फिर शताब्दियों पहले आए हैं। आप देखिए कि इंडियन डायस्पोरा दूसरा सबसे ज्यादा नंबर में अगर देखिए तो मलेशिया में है। तो इस साझेदारी को आगे ले जाने की संभावनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, और आगे के अवसर भी हैं। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री एनवायरमेंट विधायक के बीच एक तरह से कहे कि बहुत अच्छी दोस्ती भी है, तो ये रिश्ता भारत दोनों देशों के बीच बहुत और आगे जा सकता है, और इसका फायदा भारत और मलेशिया दोनों को हो सकता है। तो इसलिए ये बात हो रही है कि हम ये चाहते हैं कि मलेशिया की जो कंपनियां हैं या जो ग्लोबल कंपनियां जो मलेशिया में निवेश करती हैं या मलेशिया में उनके दफ्तर हैं, वो भारत में विस्तार दे। भारतीय तमाम कंपनियां पहले से ही हम जानते हैं मलेशिया में है, यहाँ कामकाज करती हैं, तो हर सेक्टर्स में एक सहयोग हो। अब ये देखना होगा कि जब MOU पर दस्तखत होंगे उसमें क्या कुछ जिक्र होता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर को लेके आगे कैसे सहयोग की बात होती है। लेकिन आज के भारत में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर वो सब कुछ है, जिसमें हम नई तकनीक की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, और नए नए उभरते हुए क्षेत्रों में साझा सहयोग की बात करते हैं, ज्वाइंट वेंचर की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में बहुत कुछ होने की संभावना है। थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा, तो हम देखेंगे कि कहां कहां पर प्रगति के रास्ते खुलते हैं। और एक बात और, जो आसियान के साथ जो हमारी समझौता था, जिसमें आप देखें कि उसके एक रिव्यू की जरूरत है, जिसकी चर्चा हो रही है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की खबर आई है, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव की बात है, उसमें मलेशिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो उस लिहाज से देखना होगा कि क्या कुछ प्रगति होती है। सिंघल साहब, अगर हम मैरीटाइम सहयोग की ही बात करें तो किस तरह से भारत और मलेशिया स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ सकते हैं, और जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि रक्षा सुरक्षा और समुद्री साझेदारी ट्रेड के लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिहाज से भी बहुत ही एक तरह से अहम है, तो किस तरह से आप सामुद्रिक साझेदारी को और मजबूत होते हुए देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में मेंशन किया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब हो रही है इतनी, उसमें मैरीटाइम में सहयोग और सुरक्षा में सहयोग भारत और मलेशिया के बीच में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मैं देख रहा हूँ, मेरे को जो नजर आ रहा है, ऑलरेडी हम काफी क्षेत्रों में हम दोनों डिफेंस के एरिया में काफी एरिया में हम काम साथ साथ कर रहे हैं। जैसे जॉइंट एक्सरसाइज हम करते हैं, डोमेन अवेयरनेस के बारे में हम ऑलरेडी हम बात करते हैं जी, और मैन्युफैक्चरिंग की अब हम बात कर रहे हैं। और लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक और इंडो पैसिफिक की अगर मैं बात करूं, तो मलक्का स्टेट, जिसके बारे में बार बार हमारी बात हो रही है, मलक्का स्टेट एक बहुत ही बड़ा चोक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसको मलक्का डायलेमा भी बोला जाता है, क्योंकि ये चीन है, चीन, भारत और जो वहाँ लिटरल स्टेट्स हैं, मतलब ग्लोबली ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मलेशिया बिल्कुल उसके मुंह पर बैठा हुआ है, उसके भागे पे जो उसकी जो लोकेशन है। तो मलेशिया का रोल मलक्का स्टेट को ओपन रखने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत उनके साथ में पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है। और ये मेरे ख्याल से ये एग्रीमेंट्स में भी नजर आएगा कि एक मेरे ख्याल से MDA जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, उसके एरिया में मेरे ख्याल से काफी डिस्कशन होगा इनके बारे में कि किस तरह से हम इसको सहयोग को बढ़ा सकें और एक दूसरे के पूरक बन सकें। क्योंकि मलेशिया क्योंकि वहां प्रेजेंट है, भारत थोड़ा वहां से दूर होता है। हमने ऑफकोर्स निकोबार तक हमने अपने यहाँ बेस बनाया है, लेकिन मलेशिया वहां प्रेजेंट है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग कि वहां पर ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट या ट्रेडिशनल थ्रेट, ज्यादा फोकस मेरे को यहाँ पर इस वक्त अभी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के ऊपर नजर आ रहा है कि वहां पर, क्योंकि भारत में कैपेसिटी है और भारत ने हमेशा दिखाया भी है
कि जहां भी पायरेसी की ही प्रॉब्लम आती है तो भारत वहां जाके एक्शन लेता है। भारतीय नौसेना वहां सबसे पहले पहुंचती है और उन्होंने इफेक्टिवली उसको फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ अब जो प्रेस स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे। Please be seated. We shall now commence with the exchange of documents. May I invite the Minister of Foreign Affairs of Malaysia and Minister of External Affairs of India for the exchange of 6 documents. The documents are Agreement on Audio-Visual Co-Production, MOU on the Cooperation in Disaster Management, MOU on Cooperation in Combating and Preventing Corruption, exchange of letters on the MOU on United Nations Peacekeeping Cooperation, exchange of notes on cooperation in the field of semiconductors, and handover of the Framework Agreement on International Big Excellencies. We will now proceed with the exchange of 4 documents and submission of a report. For the exchange of the first 3 documents, Foreign Affairs of Malaysia, and Secretary is for the Ministry of External Affairs of India. The documents are MOC on promoting social security program and activities for Indian citizens as insured person in Malaysia, exchange of notes on cooperation in vocational education and training, and exchange of notes on security cooperation. Thank you, Your Excellency, and Berbahagia Datuk Seri, please remain in place. May I invite the High Commissioner of India to Malaysia for the exchange of notes on cooperation of healthcare. May I invite both co-chairs for the Malaysia-India CEO Forum to submit the 10th Malaysia-India CEO Forum joint statement to the Secretary General and the High Commissioner of India. Thank you, Excellencies. With the statement of the Prime Minister of Malaysia. Terima kasih. Thank you, Excellency Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, Excellencies, ladies and gentlemen. We have said yesterday and also in our bilateral sessions this morning that we consider this meeting and these exchanges very vital, very strategic and critical to advance and enhance relations between India and Malaysia. Of course, we had long-standing relations since 1957, but we have elevated it to comprehensive strategic partnership in 2024. The deep historical ties, strong people-to-people linkages, and ever-expanding economic cooperation. We'll continue to deepen collaboration in all fields: trade and investment, semiconductor, digital economy, trade in local currency, connectivity, energy, agriculture, food security, defense, education security, TVET, including through Welluva Center at the University of Malaya, healthcare, tourism, culture, and people-to-people. It is really comprehensive, and we believe that we can advance this and execute in a speedy manner with the commitment of our both governments, both foreign ministers. And we have seen also the
exchanges of 11 documents, including MOUs, in an exchange of letters, which extended beyond normal bilateral arrangements, because we have covered even peacekeeping cooperation on semiconductor, healthcare, and security cooperation. Trade, of course, it has to further extend. I mean, India is growing by leaps and bounds. There's one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India, to extending beyond the $18.59 billion that we achieved in 2025. And one remarkable feat is this decision to use local currency as far as possible. And Bank Negara Malaysia and CBI has worked on this area for ringgit Malaysia and rupee in bilateral trade and investment. Similarly, in the digital connectivity, energy and semiconductor. Well, education remains pivotal. Many Malaysians were educated in India, and there is a growing number of Indian students in Malaysia too. But since the last decade or so, under the premiership of my good friend Prime Minister Modi ji, you have seen the spectacular recognition of Indian centers of excellence, education. There's no only comparable, but many of them have achieved outstanding recognition beyond the known institutions in the West. And therefore, we would certainly explore this to increase the number of students in selected disciplines and fields to study in India. Tourism and connectivity is, of course, an area that we will have to give more emphasis. We have seen this spectacular increase during the past year, and we hope to benefit from Malaysia through Asia and incredible India through visa liberalization and increase air connectivity, and to see the spectacular. And I've been in India, I don't know, umpteen times, and covered hundreds of places, and I still think that I have not covered India. It's too huge, Prime Minister. And it's amazing country to visit, to learn the history, the culture, the arts, other than the new advancement in the technology, new technology and IT. In terms of regional and international issues, I must express my appreciation, because in my discussions with Prime Minister Modi, it is not just normal pious platitudes and diplomatic exchanges. It is exchange between true friends, full of trust and understanding. And therefore, I must also take this opportunity to express my regards and thanks to him for his firm commitment to support all peace efforts throughout the world, be it in Ukraine, Russia, or in the case of the Middle East, and particularly in Gaza. His commitment to support the peace process is unequivocal. And I must therefore express my appreciation. And as a sign of our good
relations, I immediately have agreed to support the decision of the government of India to open a consulate of India in Kota Kinabalu, Sabah. Thank you again, Prime Minister. Thank you, Honorable Prime Minister. May I invite the Honorable Prime Minister of India to deliver his statement. Your Excellency, Prime Minister Anwar Ibrahim, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, सलामत पागी। सबसे पहले मैं अपने करीबी मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष मैं आसियान समिट के लिए मलेशिया की यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रिय मित्र को वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा और आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मैं मलेशिया आया हूं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है।
उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि आसियान भारत व्यापार समझौते आर्टिगा की समीक्षा शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें। एक बार फिर आपकी मित्रता, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुम्पा लागी। Thank you, Honorable Prime Minister. Excellencies, ladies and gentlemen, we have now concluded our joint press conference. We kindly request both leaders to remain in the hall
while the rest of the delegation may. तो जिस तरह से आपने देखा भारत और मलेशिया के बीच में जो समग्र रणनीतिक साझेदारी है उसको बहुत बड़ी मजबूती मिली है। 11 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया है और कई सारे क्षेत्र, एक तरह से सारे के सारे जो क्षेत्र हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, ये संयुक्त वक्तव्य और इसमें पीएम मोदी की जो बड़ी बातें हैं, कैसे भारत मलेशिया के बीच जो बहुत खास संबंध है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लगभग हर एक क्षेत्र में इस तरीके से दोनों देश एक साथ मिलकर चल रहे हैं और सदियों से दोनों देशों के बीच गहरे आत्मिक संबंध रहे हैं, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों में सहयोग लगातार बढ़ा है। हर एक क्षेत्र में आज हम देखते हैं किस तरीके से दोनों सहयोगी हैं और पिछले कुछ वर्षों में संबंधों में ये जो रफ्तार है, ये पकड़ी यानी गति इन संबंधों को मिलती हुई नजर आ रही है। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण क्षेत्र में दोनों देशों में मजबूत सहयोग जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा सहयोग को और दोनों देश मिलकर व्यापक बनाएंगे, यानी वहाँ भी एक विस्तार जो है वो नजर आएगा। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा कि यूपीआई जल्द ही मलेशिया में लॉन्च किया जाएगा। एक बार फिर से बड़ी बातों पर हम निगाह डालते हैं। तमिल भाषा भारत और मलेशिया को और ज़्यादा नज़दीक ले आएगी। पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया और मलेशिया में एक नया भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा, जिसका जिक्र कल भी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। आज फिर से उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान इस बात को कहा और उन्होंने कहा सीधे लोगों तक विकास का फ़ायदा पहुंचना चाहिए और इसकी दिशा में ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। और चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। साझेदारी में अभूतपूर्व गति लाने के लिए काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तमाम पक्षों पर हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए और इन तमाम समझौतों पर हम अपडेट लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो इस विशेष पेशकश में फिलहाल सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मुकुल को और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।